आज इस वीडियो में हम कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी के बारे में बात करेंगे कि जब इस प्रकार की बातों को हमें देखना होता है कुंडली के अंदर, तो हम किस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार से इनका आकलन कर सकते हैं। और अगर हमें ये जानना हो कि इस प्रकार की कंडीशन बनती क्यों है और यदि बन जाती है तो उसमें जीतने की संभावना किस हद तक बनी रहेगी, अगर जीतने का योग भी बनता है तो व्यक्ति को कब जीत मिलेगी, किस प्रकार की जीत मिलेगी, इन सभी बातों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। परंतु सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुंडली के छठे घर से। छठा घर वो घर है जिसकी सहायता से हम इस प्रकार के विषयों को समझ सकते हैं, क्योंकि छठा घर सभी प्रकार के वाद विवादों को दर्शाता है, लड़ाई झगड़े या फिर जितने भी प्रकार के जो है कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के केस है, आर्गुमेंट है, इन चीज़ों को दर्शाने वाला घर है। और इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि कुंडली का जो सातवां घर होता है वो यूनियनशिप के लिए जाना जाता है। दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में जो यूनियनशिप होती है, जॉइंट वेंचर होता है या जो एसोसिएशन होता है, उनको हम सातवें घर से देखते हैं। और हमें ज्योतिष का ये नियम भी अच्छी तरह से पता है कि किसी भी घर से उसका 12वां घर उस घर की एक्टिविटीज के लॉसेस को दर्शाता है। जैसे कि हमने बात किया अभी सातवें घर की। सातवें घर से हम सभी प्रकार की यूनियनशिप को देखते हैं, चाहे वो दो लोगों के बीच हो या दो ग्रुप के बीच में हो, चाहे वो मैरिज के रूप में हो या फिर वो बिजनेस में पार्टनरशिप रूप में हो। सभी प्रकार के जॉइंट वेंचर को हम 7th हाउस से देखते हैं। अगर हम काउंट करें 7th हाउस से तो 7th का 12वां बनता है 6th हाउस। तो 6th हाउस यानी कि सातवें घर का लॉसेस। क्यों? क्योंकि ये सातवें घर का 12वां है। तो इसीलिए हम छठे घर से सभी प्रकार के वाद विवाद या सभी प्रकार के आर्गुमेंट को हम छठे घर से ही देखते हैं। और जो लिटिगेशन के मामले आते हैं वो भी हम छठे घर से ही देखते हैं। ये तो हुई छठे घर के बारे में बात। अब एक एस्ट्रोलॉजर जब इस प्रकार की क्वेरीज को लेता है तो सबसे पहला प्रश्न सामने वाले व्यक्ति का यही होता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस प्रकार के कोर्ट कचहरी से कब राहत मिलेगी, मुझे इस प्रकार के केस में कब जीत मिलेंगी। तो इन्हें देखने के लिए सबसे पहले हमें योग को देखना होता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है क्या उसमें जीतने की क्षमता भी है, क्या उसमें संघर्ष करने की क्षमता है, क्या उसमें पलटवार करने की क्षमता है। इन चीज़ों को देखने के लिए हम 6th हाउस की स्ट्रेंथ को देखते हैं। और जहाँ तक कुंडली के छठे घर की ताकत का अंदाज़ा लगाने की बात आती है तो हम कहेंगे कि छठे घर के अंदर शनि, मंगल या राहु के जैसे क्रूर ग्रह होते हैं वो हमेशा यहाँ अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ग्रह कभी भी हार नहीं मानने देते, पलटवार करने की क्षमता देते हैं, संघर्ष करने की क्षमता देते हैं और किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करते। इसीलिए छठे घर के अंदर क्रूर ग्रहों को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। अब बात करते हैं छठे घर के अधिपति की, 6th लॉर्ड। 6th लॉर्ड यदि कुंडली के अंदर बली अवस्था में हो
तो अक्सर ये कहा जाता है कि छठे घर की चीज़ें व्यक्ति के ऊपर हावी रहेंगी, और छठे घर को हम कुंडली के नकारात्मक घर के रूप में देखते हैं। जो 6, 8, 12 है उनको हम कुंडली में अच्छा नहीं मानते हैं, और 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर बली अवस्था में आए तो फिर जीवन में तकलीफें आती है। परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिटिगेशन की, कोर्ट कचहरी की, मुकदमेबाजी की। तो इनमें जीतने के लिए व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, और इस क्षमता को हम छठे घर के द्वारा ही देखते हैं। छठे घर का अधिपति यदि बली अवस्था में हुआ तो इन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ में हैंडल करता है, और व्यक्ति संघर्ष क्षमता के दम पर जीतने की प्रवृत्ति के कारण इन चीज़ों के अंदर सफलता पाता है। तो 6 लॉर्ड बली होना चाहिए, यानी कि वो केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि में होना चाहिए, तो उसे हम बली अवस्था में कहेंगे। परंतु यदि यही ग्रह यदि त्रिक भावों में हो और फिर अफ्लिक्शन में आ जाए, तो इस प्रकार का अफ्लिक्शन ये बताता है कि इस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के लिटिगेशन के मामलों में जीत हासिल करने की संभावनाएं कम है, उसके अंदर वो क्षमता का अभाव है। तो इसलिए जो है 6 लॉर्ड का जो है बली अवस्था में होना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम बर्थ चार्ट के अंदर 6th हाउस और 6th हाउस लॉर्ड के द्वारा हम एक प्रॉमिस को देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जीतने की संभावनाएं कितनी है। अब जब नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि ये मुझे जीत कब मिलेगी, तो फिर इसके लिए आपको दशाओं का इंतजार करना पड़ता है। जब भी फेवर में दशाएं आती है तो उस दौरान जो है इस प्रकार के चीज़ें आपको सफलता के रूप में देखने को मिलती है। अब हम आते हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक की ओर, और हमारा मेन टॉपिक ये है कि इस प्रकार के योग को हम कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं। हम कुंडली देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की मुसीबतें आएंगी। अगर हम ठीक तरह से बर्थ चार्ट पर नज़र डालें तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो लिटिगेशन का मामला है वो कौन से विषय को लेकर है। और जहाँ तक आमूमन देखा जाता है कि ये 3 या 4 विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये सभी केसेस जो है टिके हुए होते हैं। सबसे पहले आप भूमि विवाद को ले सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो है लिटिगेशन के मामले ज़्यादा देखे जाते हैं। फिर फाइनेंस को लेकर भी इस तरह के जो है बहुत झगड़े फसाद देखने को मिलते हैं। वहीं आप रिलेशनशिप या मैरिज के अंदर भी इस प्रकार के समस्याओं को आप देख सकते हैं। तो ये 3-4 विषय है जिनके अंदर इस प्रकार के लिटिगेशन के मामले सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई किसी मुकदमेबाजी की केस में कोई फंसा हुआ है या कोई फंसने वाला है, तो हमें ये कुंडली के अंदर किस प्रकार से देखना है कि ये व्यक्ति जो है इस प्रकार के केस में फंसेगा या फंसा हुआ है तो उसे कब राहत मिलेगी। तो सबसे पहले हमें बर्थ चार्ट को देखना होगा। बर्थ चार्ट के अंदर हमें 4th हाउस को देखना होगा, 4th लॉर्ड को देखना होगा। और ये जो लिटिगेशन के मामले आते हैं इनमें 2 घर महत्वपूर्ण होते हैं, एक कुंडली का 6ठा घर और एक कुंडली का 8वां घर। 6ठा घर यदि कंसर्न हाउस को अफ्लिक्टेड करे अपनी एस्पेक्ट के द्वारा या फिर कंजंक्शन के द्वारा, तो वो बहुत एक ज़बरदस्त योग बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है तो हम देखेंगे कि कुंडली का 4th हाउस और 4th लॉर्ड यदि
इन दोनों पर या दोनों में से किसी एक पर सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का आस्पेक्ट जाए या फिर सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का जो है कंजंक्शन हो जाए, तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि आप इस प्रकार की मुसीबतों के अंदर अपने आप को परेशानी में पाओगे। और जिस तरह से हमने बर्थ चार्ट के अंदर इस प्रकार की योग को देखा, ठीक इसी प्रकार से हमें डिविजनल चार्ट में भी इस प्रकार के कंडीशंस को देखना होगा। और हमें ये पता है कि जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित बातें हैं उनको हम D4 से देखते हैं। D4 के अंदर हम सभी प्रकार के इस प्रकार के जो है योग होते हैं या इस प्रकार की जो बातें होती है उनको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि D4 यानी चतुर्थांश चार्ट इसी प्रॉपर्टी के लिए ही बना होता है। प्रॉपर्टी से संबंधित जितनी बातें होती हैं हम चतुर्थांश चार्ट के द्वारा डिटेल के साथ में समझ सकते हैं, उनका लेखा जोखा रख सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमें जिस प्रकार से D1 के अंदर चीज़ों को देखा, ठीक उसी प्रकार से हमें D4 के अंदर चीज़ों को समझना होगा। D4 का फोर्थ हाउस और D4 का फोर्थ लॉर्ड, इन दोनों के ऊपर यदि सिक्स या एट लॉर्ड का अगर अफ्लिक्शन आता है तो फिर परेशानी आने निश्चित है। अगर सिक्स लॉर्ड का अगर अफ्लिक्शन आता है तो इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी के जो है लफड़े आएंगे, परंतु वो लंबे चलेंगे। इस बात का निर्धारण इस बात से होता है कि क्या उसके ऊपर एट लॉर्ड का भी अफ्लिक्शन आ रहा है। यदि सिक्स के साथ साथ यदि एट लॉर्ड का भी अफ्लिक्शन आता है तो आपके पास में जो है ये कहने के लिए विषय बनता है कि आप ये बता सकते हैं कि आपका जो है कोर्ट केस के अंदर आप इन्वॉल्व रहेंगे और आपके ये केस जो है काफ़ी लंबे चलेंगे। और यदि उसमें 12th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो आप इस प्रकार से कहेंगे कि आपके ऊपर जो कोर्ट केस चलेंगे वो लंबे भी चलेंगे और साथ साथ उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी तगड़ा होगा। आप जो है वित्तीय समस्याओं से अपने आप को घेरे हुए पाएंगे। तो इस प्रकार से आप कुंडली देखकर ये सब बता सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने देखा है उसको हम बर्थ चार्ट में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है उसको कुंडली के माध्यम से समझना चाहेंगे और ये देखेंगे कि कुंडली के माध्यम से इसे समझकर हम किस प्रकार से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपके सामने एक ये एग्जाम्पल चार्ट है और इस एग्जाम्पल चार्ट के द्वारा हम इस मुकदमेबाजी या लिटिगेशन के केस को समझने का प्रयास करेंगे कि इसे हम कुंडली के द्वारा किस प्रकार से देख सकते हैं और हम इसका विश्लेषण करके किसी नतीजे पर किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमें कुंडली के D1 को देखना होगा। D1 में हमें ये तय करना होगा कि हम जिस मुकदमेबाजी या लिटिगेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं वो कुंडली के कौन से घर से संबंधित है। मान लें कि हम किसी प्रॉपर्टी से संबंधित केस का आकलन कर रहे हैं तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें कुंडली को चौथे घर को देखना होता है। तो हम ये देखेंगे कि D1 के अंदर फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड की स्थिति कैसी है, क्या वो अफ्लिक्शन में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये स्थिति बनती है। ये तो हुई नंबर एक बात। अब उस केस के अंदर व्यक्ति की स्थिति कैसी है, वो कितना सक्षम है उस केस को जीतने में, इसके लिए हमें कुंडली का छठा घर देखना होगा। छठे घर की स्थिति कैसी है। छठे घर के अंदर शनि मंगल राहु जैसे ग्रह है तो इसका मतलब वो व्यक्ति किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेगा, वो संघर्ष करेगा और जीतने का प्रयास करेगा, गिव अप नहीं करेगा। उसके बाद आती है सिक्स लॉर्ड की स्थिति। यदि सिक्स लॉर्ड कुंडली में बली हुआ तो ये स्थिति और मजबूत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से लगन लॉर्ड की भी स्थिति काफी मायने रखती है। D1 में हमने जो कुछ देखा
उससे इतना अंदाज़ा तो लग जाता है कि व्यक्ति की जो है स्थिति किस प्रकार की है। परंतु हम किसी विषय के अंदर गहराई से जाना चाहते हैं तो हमें उस घर से संबंधित वर्ग कुंडलियों की तरफ जाना पड़ता है। और हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि प्रॉपर्टी की केस में हम D4 को देखते हैं, यानी कि चतुर्थांश कुंडली को। तो हमें चतुर्थांश कुंडली के अंदर ये देखना होगा कि उसकी लगन की स्थिति कैसी है। अगर लगन पीड़ित है तो इसका मतलब व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से दो चार रहेगा। D4 का चतुर्थ हाउस, फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड यदि कुंडली के छठे घर के अधिपति के द्वारा या आठवें घर के अधिपति के द्वारा यदि अफ्लिक्शन में आया तो इसका मतलब व्यक्ति इस प्रकार की मुकदमेबाजी या लिटिगेशन से पीड़ित रहेगा या कंफर्म हो जाता है। यदि यहां पर छठे घर के द्वारा अफ्लिक्शन आता है तो इसका मतलब इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमेबाजी चलेगी। और यदि छठे के साथ साथ आठवें घर का भी अफ्लिक्शन आता है, आठवें घर के अधिपति का भी इन्फ्लुएंस आता है, तो इसका मतलब ये केस चलेगा और लंबा चलेगा। और यदि इसमें 12वें घर का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो ये केस भी चलेगा, लंबा भी चलेगा और इसका जो है फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी होगा। व्यक्ति को काफ़ी पैसा जो है इसके अंदर खर्चा करना पड़ेगा। तो ये एक स्थिति बनती है। ये स्थिति बनने के बाद में हम इसे कुंडली के द्वारा किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये अब इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि चतुर्थांश कुंडली के अंदर लगन लॉर्ड की स्थिति कैसी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लगन लॉर्ड बनता है बृहस्पति, जो कुंडली के 12वें घर में है। तो एक तो इसको प्लेसमेंट के आधार पर भी ये काफ़ी नेगेटिव है। और साथ ही साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है इस लगन लॉर्ड पर जा रही है और साथ ही साथ जो है शनि की भी दृष्टि जा रही है। इसका मतलब लगन लॉर्ड बुरी तरह से प्रभावित है। तो यहाँ पर पुष्टि हो गई। अब यहाँ हमें फोर्थ हाउस को भी देखना है। तो आप कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस देखेंगे तो यहाँ आपको देखना को मिल रहा है कि यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है, परंतु इस फोर्थ हाउस पर 2 ग्रहों की दृष्टि आ रही है। यहाँ आप शनि को भी देख सकते हैं और यहाँ चंद्रमा को भी देख सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा कुंडली के अंदर 8 लॉर्ड बना हुआ है। 8 लॉर्ड बनकर ये फोर्थ हाउस को अफ्लिक्ट कर रहा है। ये एक बहुत गंभीर विषय हो गया। यहाँ पर साथ ही साथ एक और मैलेफिक शनि की दृष्टि यहाँ जा रही है। ये भी यहाँ पर एक और अफ्लिक्शन आ गया। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि जो फोर्थ लॉर्ड बनता है बृहस्पति, वो कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। और यहाँ इस बृहस्पति के ऊपर मंगल की भी दृष्टि आ रही है और शनि की दृष्टि आ रही है। शनि तीसरी दृष्टि से इस बृहस्पति को देख रहा है और मंगल जो है 8वीं दृष्टि से इस बृहस्पति को देख रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है निर्णायक दृष्टि है वो है आपकी इस शुक्र की। शुक्र कुंडली के अंदर छठे घर का अधिपति है। वो घर जो लिटिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो यहाँ इस शुक्र की दृष्टि इस बृहस्पति पर पड़ रही है। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है हर हाल के अंदर इस प्रकार की परेशानी से घिरा हुआ रहेगा। ये कंफर्म हो गया। क्यों कंफर्म हो गया? क्योंकि यहाँ जो है फोर्थ लॉर्ड जो है 6 लॉर्ड के द्वारा अफ्लिक्शन में आ गया और फोर्थ हाउस जो है 8 लॉर्ड के द्वारा अफ्लिक्शन में आ गया। और 12वें घर को देखें तो 12वें घर का मंगल जो है यहाँ इस 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है और ये जो है लगन लॉर्ड को जो है यहाँ अफ्लिक्ट कर रहा है।
तो यहाँ 12वें घर का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ गया। यानी कि छठे घर का भी इन्वॉल्वमेंट है, 12वें घर का भी इन्वॉल्वमेंट है और 8वें घर का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब ये व्यक्ति लिटिगेशन के मामले में परेशान रहेगा और इसका जो केस चलेगा वो लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें 8वें घर का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और इसको पैसे की काफ़ी किल्लत झेलनी पड़ेगी। पैसे के मामले में इसको जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफ़ी गिरने वाला है, कारण क्योंकि इसके अंदर 12वें घर का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो इस प्रकार से आप चतुर्थांश कुंडली के द्वारा ये समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में हम मुकदमेबाजी या लिटिगेशन को केस को देख रहे हैं उसकी स्थिति कैसी है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी स्थिति मिले तो आप उसका आकलन करके ये समझ सकते हैं। ये हमने जो है 4th हाउस को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी से संबंधित मामला था। यदि कोई मैरिज से संबंधित मामला हो तो आप 7th हाउस या 7th लॉर्ड को देख सकते हैं, या आप जो है फाइनेंस से किसी जुड़े मामले का अध्ययन कर रहे हैं तो आप 2nd हाउस या 2nd लॉर्ड को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कंसर्न हाउस देखना है और फिर उसके लॉर्ड को देखना है, उसके ऊपर अफ्लिक्शन को देखना है और लगन लॉर्ड की स्थिति देखना है। इन 3 चीज़ों को देखने के बाद में आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमाबाजी चलेगी या नहीं चलेगी। चलेगी तो उसकी स्थिति कैसी है। तो इन सब का आकलन करके आप जो है किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। ये तो हुई कोर्ट केस की बात। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इसको जो है इस प्रकार की समस्या से छुटकारा कब मिलेगा। तो इसके लिए हमने एक सूत्र के ऊपर जिक्र किया था। जिस घर से हम किसी चीज को देखते हैं तो ठीक उस घर से 12वां घर जो होता है वो उस घर की हानि करता है। तो छठे घर से हम लिटिगेशन को देखते हैं तो छठे का 12वां जो होता है वो इससे मुक्ति दिलाएगा। सीधा और सिंपल तरीका, जिस घर से हम किसी समस्या को देखते हैं उससे 12वां घर जो है उस समस्या से छुटकारा दिलाएगा। तो हम लिटिगेशन को देखते हैं छठे घर से, तो छठे का 12वां कौन हुआ? 5वां घर। 5वें घर के अंदर यहाँ मेष राशि है और मेष राशि का अधिपति होता मंगल। तो इसका मतलब ये मंगल ही वो ग्रह है जो आपको इस प्रकार की परेशानी से जो है मुक्ति दिला सकता है। यदि ये मंगल अफ्लिक्शन में नहीं हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि ये मंगल जो है यहाँ पर किसी भी ग्रह के द्वारा अफ्लिक्शन में नहीं है। इसका मतलब ये मंगल जो है यहाँ आपको मुक्ति दिला सकता है। परंतु इस मंगल को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें D1 के अंदर इसकी स्थिति को देखना होगा, क्योंकि जो है हम दशाओं का जो आकलन करते हैं वो D1 के आधार पर ही करते हैं। D1 में यदि वो 6-8 का अधिपति हुआ तो परेशानी खड़ी हो सकती है। यदि 6-8-12 का अधिपति हुआ तो भी ये मंगल जो है नाकाम हो सकता है। और ये मंगल किसी भी प्रकार से जो है अफ्लिक्शन में रहा तो भी जो है ये समस्याएं पैदा कर सकता है और जो मंगल से जो अपेक्षाएं होती है वो पूरी होती हुई नहीं दिखेगी। कंडीशन ये है कि छठे घर से जो है 12वां होता है, उस घर के अंदर जो राशि होती है उस राशि का अधिपति यदि किसी भी प्रकार के अफ्लिक्शन में नहीं हो D4 में और D1 में, तो उस ग्रह की दशा के अंदर इस प्रकार के कोर्ट केस या मुकदमेबाजी से जो है छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि 4th लॉर्ड बनता है बृहस्पति, ये अफ्लिक्शन में आया हुआ है। तो इस बृहस्पति की स्थिति जो है 12वें घर में है और ये 12वें घर से 12वां कौन बनता है? 11वें घर के अंदर कौन सी राशि आती है? तुला राशि। तो तुला राशि का अधिपति हुआ शुक्र। ये शुक्र भी जो है यहाँ मुक्ति दिला सकता है इस कोर्ट केस से। परंतु आप देखेंगे ये शुक्र जो है खुद ही 6th लॉर्ड बना हुआ है, तो इसलिए जो है ये शुक्र के अंदर ये गुण नहीं है कि आपको जो है अपनी दशा के अंदर इससे मुक्ति दिला सके। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 4th हाउस अफ्लिक्शन में है, तो 4th हाउस का 12th कौन हुआ? 3rd हाउस। 3rd हाउस का अधिपति कौन हुआ? शनि। तो शनि के अंदर भी ये दम है
कि ये भी जो है आपको इस कोर्ट केस से, मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकता है। परंतु आप देख रहे हैं ये शनि भी जो है यहाँ पर 8वें घर के अधिपति के द्वारा अफ्लिक्शन में है, तो ये शनि भी जो है इसके अंदर नाकाम रहेगा। परंतु आप देख पा रहे हैं कि 6th हाउस का 12th यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड मंगल यहाँ किसी भी ग्रह से अफ्लिक्टेड नहीं है। तो ये मंगल की दशा जब भी व्यक्ति के जीवन में आएगी तो ये इसको कोर्ट केस या लिटिगेशन के मामले में छुटकारा दिला सकती है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। अब हमने जो भी अभी तक समझा है उसको हम एक बर्थ चार्ट के द्वारा समझेंगे, जिससे कि ये स्थिति हमारे लिए एकदम क्लियर हो जाए और हम इसको किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकें। अब हम इस लिटिगेशन के मामले को बर्थ चार्ट के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसे देखकर इसका विश्लेषण कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले हम D1 को देखते हैं। D1 में हम 4th हाउस को देखेंगे, 4th लॉर्ड को देखेंगे और लग्नेश को देखेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या ये तीनों अफ्लिक्शन में है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि 4th हाउस के अंदर राहु केतु का एक्सेस है, तो इसका मतलब 4th हाउस अफ्लिक्शन में आया। अब यहाँ शनि की दृष्टि भी जो है इस 4th हाउस पर पड़ रही है, तो यहाँ 4th हाउस पूरी तरह से अफ्लिक्टेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4th लॉर्ड की। 4th लॉर्ड इस कुंडली के अंदर बनता है बृहस्पति, और बृहस्पति यहाँ पर कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। एक तो प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, और ऊपर से ये आपके देखिए 12th लॉर्ड से भी जो है ये अफ्लिक्टेड है सूर्य के द्वारा, और 8th लॉर्ड यहाँ मंगल बनता है, तो ये मंगल के द्वारा भी अफ्लिक्टेड है। और आप यहाँ इसको देखते हैं तो 4th लॉर्ड भी यहाँ पूरी तरह से अफ्लिक्टेड है। अब आप बात करेंगे लगन की, तो लगन लॉर्ड हुआ यहाँ पर मरकरी, और मरकरी की पोजीशन भी सेम वही है। ये यहाँ पर 8th लॉर्ड मंगल के द्वारा भी अफ्लिक्टेड है, और 12th लॉर्ड सन के द्वारा भी यहाँ पर ये अफ्लिक्टेड है। तो कहने का मतलब इस कुंडली के अंदर 4th हाउस, 4th लॉर्ड और लग्नेश तीनों के तीनों ही अफ्लिक्शन में है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो है लिटिगेशन के मामले से पीड़ित रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्थिति को देखें कि ये कोर्ट केस अगर हुआ, इसके ऊपर किसी प्रकार की जो है मुकदमेबाजी हुई, तो इसके जीतने की कितनी संभावना रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लग्नेश पूरी तरह से यहाँ कमज़ोर स्थिति के अंदर नज़र आ रहा है। और हम बात करें यहाँ पर 6th लॉर्ड की, तो 6th हाउस के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है, परंतु 6th लॉर्ड जो है सैटर्न है, और ये रेट्रो है। रेट्रो ग्रह दशाओं के अंदर कभी भी बेहतर नतीजे नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि ये व्यक्ति अपने केस के अंदर काफ़ी कमज़ोर रहेगा, और उसके जीतने की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6th लॉर्ड भी जो है कमज़ोर नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर लग्नेश भी जो है अफ्लिक्शन में है। अब हम इसे चतुर्थांश कुंडली के अंदर देखेंगे, यानी कि D4 में। D4 में इसकी स्थिति कैसे बनती है? D4 में देखने के लिए हमें यहाँ पर लग्नेश को देखना होगा, 4th हाउस को देखना होगा, 4th लॉर्ड को देखना होगा। इन तीनों के ऊपर किस प्रकार का अफ्लिक्शन है, क्या 6, 8, 12 के द्वारा ये अफ्लिक्शन में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ये केस जो है काफ़ी लंबा चलेगा, और इस पे जो है धन का खर्चा भी काफ़ी लंबा होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस के अंदर यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ, जो कि एक शुभ ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप देख पा रहे हैं कि इस पर शनि की दृष्टि भी है, जो कि एक क्रूर ग्रह है, और साथ ही साथ कुंडली के अंदर 12वें घर का अधिपति बृहस्पति भी जो है इसको दृष्टि दे रहा है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ 4था घर अफ्लिक्शन में है। अब बात करते हैं 4th लॉर्ड की।
फोर्थ लॉर्ड बनता है यहाँ पर मंगल, जो कि कुंडली के 8वें घर में ही आके बैठ गया है, यानी 8वें घर से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, यानी कि जो है ये लिटिगेशन का केस है वो काफ़ी लंबा जाएगा। और यहाँ पर 12th लॉर्ड का भी इन्फ्लुएंस आ गया। 12th लॉर्ड जो है इस फोर्थ लॉर्ड के साथ में ही आके बैठ गया, यानी कि इस मुकदमेबाजी के अंदर धन काफ़ी बर्बाद होगा, व्यक्ति फाइनेंशियली काफ़ी परेशानी में आएगा। अब बात करते हैं हम लग्नेश की। लग्नेश बनता है यहाँ पर शनि, जो कि रेट्रो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस 12वें घर के अधिपति की दृष्टि पड़ रही है और एक मैलेफिक मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो यहाँ लग्न भी जो है प्रभावित हो गया। अब जो है हमारे सामने प्रश्न ये है, क्या इस व्यक्ति को इस लिटिगेशन के मामले में रिलीफ मिलेगा तो कब मिलेगा? तो इसके लिए हमने जो सूत्र का इस्तेमाल किया उदाहरण कुंडली के अंदर, कि जिस घर से हम किसी समस्या को देख रहे हैं उस घर का 12वां घर उस समस्या से छुटकारा दिलाता है। यानी कि जो घर समस्या दे रहा है उसके 12वें घर में जाके देखिए, वहीं से आपको जो है समाधान मिलेगा। तो आप देख रहे कुंडली के 6ठे घर के अंदर जो समस्या दिख रही है, 6ठा घर जो है लिटिगेशन दे रहा, तो 6ठे घर का 12वां कौन हुआ? 5वां घर। 5वें घर का अधिपति कौन हुआ? शुक्र। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शुक्र 6ठे घर के अधिपति बुध के द्वारा और 8वें घर के अधिपति सूर्य के द्वारा अफ्लिक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पर ये वीनस अपनी दशाओं के अंदर रिलीफ नहीं दिला सकता। अब हम बात कर लेते हैं चौथे घर की। आप चौथे घर के अंदर देख रहे हैं कि अफ्लिक्शन है, तो चौथे घर का 12वां कौन हुआ? तीसरा घर। तीसरे घर के अंदर जो है आप देख पा रहे हैं कि ये मंगल सूर्य और बुध की दृष्टि जारी है, तो यहाँ तीसरा घर भी अफ्लिक्शन में आ गया। और साथ ही जो है तीसरे घर का अधिपति बृहस्पति ये भी अफ्लिक्शन में है, 8वें घर में भी बैठा हुआ है और एक क्रूर ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो ये भी अफ्लिक्शन में आया। तो यहाँ पर जो है चौथे घर से भी रिलीफ मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। अब हम बात करते हैं फोर्थ लॉर्ड की। फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे बनता है मंगल, और मंगल कुंडली के 8वें घर में बैठकर और साथ साथ 12वें घर के अधिपति के साथ में बैठकर अफ्लिक्टेड है। तो इस 8वें घर का 12वां हुआ आपका 7वां घर, और 7वें घर के अंदर आती है चंद्रमा की राशि। चंद्रमा यहाँ पर 4th हाउस में बैठा हुआ है, और 4th हाउस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 12th लॉर्ड की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो यहाँ पर जो है ये चंद्रमा भी अफ्लिक्शन में आ गया। अगर हम लग्नेश की बात करें, लग्नेश यहाँ पीड़ित है। लगन के 12वें घर के अंदर भी आप देख पा रहे हैं राहु और केतु जैसे 2 क्रूर प्लेनेट है, तो यहाँ पर लग्नेश के अंदर लगन के अंदर राशि भी जो है शनि है, और शनि पूरी तरह से अफ्लिक्शन में है, तो इस दौरान भी जो है रिलीफ मिलने की संभावना नहीं है। कहने का मतलब इस नेटिव को अपने कोर्ट कचहरी या मुकदमे के केस के अंदर रिलीफ मिलने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। इसका बच पाना बहुत मुश्किल है, परंतु हम दशाओं को देखने के लिए मुख्य रूप से जो है लगन कुंडली को महत्व देते हैं। किसी भी दशा को देखने के लिए वर कुंडलियों का इस्तेमाल नहीं होता है। दशाओं का संबंध सीधा सीधा लगन कुंडली से ही होता है, और लगन कुंडली में हम इस स्थिति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, और ये 4th लॉर्ड का जो है 12वां बनता है, और ये कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि किसी भी ग्रह की इसके ऊपर जो है दृष्टि नहीं जा रही है।
ना तो डायरेक्ट दृष्टि जा रही है और ना ही स्पेशल दृष्टि वाले जो है मंगल, बृहस्पति या शनि की दृष्टि आ रही है। और यहाँ अगर हम कर्तरी को भी देखें तो इस चंद्रमा के जो है पहले वीनस और राहु आते हैं, परंतु यहाँ पर हम देखें क्लोज, यहाँ पर वीनस है और वीनस जो है एक शुभ ग्रह है। और साथ ही साथ अगर यहाँ हम 12वें घर के अंदर देखें तो सबसे कम डिग्री का जो है बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है सबसे नज़दीक होने के कारण दो शुभ ग्रहों के बीच में चंद्रमा आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है ये अपनी दशाओं के अंदर थोड़ा बहुत करामात दिखा सकता है और इसकी दशा के अंदर व्यक्ति को जो है राहत मिल सकती है। अगर हम बाकी ग्रहों की अगर बात करें तो यहाँ अभी इस समय आप देख पा रहे हैं कि शनि में शनि जो है इसको राहत नहीं दिला सकता, क्योंकि शनि जो है पूरी तरह से अफ्लिक्शन में है और यहाँ पर रेट्रो भी, लगन कुंडली में भी रेट्रो दिखाई दे रहा है। शनि में बुध यहाँ आप देख रहे हैं कि D4 में भी पूरी तरह से अफ्लिक्शन में है और आपके D1 के अंदर भी अफ्लिक्शन में है। D4 के अंदर जो है ये आपके 8 लॉर्ड के द्वारा अफ्लिक्शन में है और खुद 6 लॉर्ड है। और साथ ही साथ लगन के अंदर देखें तो ये आपके मंगल जो कि आपका 8 लॉर्ड है, सूर्य 12th लॉर्ड है और ये आपका बृहस्पति, इन सब से जो है ये अफ्लिक्शन में है। तो यहाँ पर जो है मरकरी की दशा में भी जो है रिलीफ नहीं मिलने वाली। अब रहा केतु आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 4th लॉर्ड के अंदर यहाँ बैठा हुआ है, 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो 4th हाउस को अफ्लिक्शन में लेके आ रहा, तो इसकी दशा के अंदर तो जो है रिलीफ मिलने का सवाल ही नहीं होता। अब बात आती है वीनस की। तो वीनस को आप देख रहे हैं कि कुंडली के तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है और वो 8 लॉर्ड और 6 लॉर्ड के द्वारा अफ्लिक्टेड है। और यहाँ पे अगर आप देखें लगन कुंडली के अंदर तो ये राहु और केतु के एक्सेस में है और शनि, और यहाँ पर जो है और तो किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो है वीनस भी अफ्लिक्शन में है, तो वीनस की अंतर्दशा में भी कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात सन की, तो आप देख पा रहे हैं कि सन यहाँ D4 के अंदर 8 लॉर्ड बना हुआ है और यहाँ D1 के अंदर जो है ये 12th लॉर्ड है। तो सन की दशा के अंदर भी जो है रिलीफ मिलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। अब बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8 हाउस के अंदर जो 4th लॉर्ड बैठा हुआ है उसके 12वें के अंदर जो है चंद्रमा की राशि आ रही है। तो यहाँ पर जो है संकेत मिलता है कि चंद्रमा कुछ अपनी करामात दिखा सकता है। और जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा यहाँ D4 के अंदर शनि के द्वारा दष्ट है और 12th लॉर्ड बृहस्पति के द्वारा दष्ट है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि D1 के अंदर चंद्रमा जो है अच्छी स्थिति में है या किसी भी प्रकार के अफ्लिक्शन में नहीं है, तो एक चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह नज़र आ रहा है जिसकी अंतर्दशा के अंदर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इतना श्योरिटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पर D4 के अंदर इसकी अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु दशाओं को देखने के लिए हम D1 को ही प्रायोरिटी देते हैं और यहाँ चंद्रमा किसी प्रकार के अफ्लिक्शन में नहीं है। इसका मतलब सीधा और साफ है कि जब ये चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के जीवन में आएगी तब इस व्यक्ति को रिलीफ मिल सकती है और ये दशा आपको देखने को मिलेगी 2033-34 में। तो इस प्रकार से जो है एक लंबा समय इस व्यक्ति को हो गया है इस कोर्ट कचहरी के केस के अंदर लड़ते लड़ते, और इस व्यक्ति का संपर्क जो है मेरे से 2020 के अंदर हुआ और तब से मैं लगातार इस व्यक्ति से संपर्क बना हुआ है मेरा, और काफ़ी कुछ मुसीबतें इसने झेल ली है और आगे भी जो है ये नाउम्मीद सा नज़र आ रहा है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो जहाँ तक मेरा जजमेंट है कि ये चंद्रमा की जब दशा आएंगी तो रिलीफ मिलेगा। देखें क्या होता है। अभी तक तो जो है इसके जीवन में कुंडली के मुताबिक ही जो है परिणाम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है लिटिगेशन के केस को हम बर्थ चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। और ये चार्ट जो है मेरा
देखा हुआ है, जांचा परखा हुआ है, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लिटिगेशन वाला मामला आपके ज़रूर समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप जब भी कभी ज़रूरत पड़े, इस तरीके से आप लिटिगेशन के मामले को देख सकते हैं। बर्थ चार्ट में एनालिसिस करके दशाओं के द्वारा तालमेल बैठा के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।